नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी की जवानों को बड़ी सौगात। 330 महिला होमगार्ड्स के पदों पर जल्द होगी भर्ती। भोजन भत्ता समेत कई घोषणाओं का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स की होगी तैनाती। प्रशासन का पुख्ता इंतजाम होने का दावा। जंगली जहरीली फली खाने से अस्पताल में भर्ती चौथे बच्चे ने भी तोड़ा दम। परिवार में मचा कोहराम। भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र में पसरा सन्नाटा। हल्द्वानी के काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग की मरम्मत के लिए नेता प्रतिपक्ष के साथ धरने पर बैठा दुल्हा। पिछले 1 महीने से बंद पड़े मार्ग को जल्द खोलने की मांग। और नए साल से पहले धामी सरकार का प्रदेश के बेरोजगारों को तोहफा। जल्द भरे जाएंगे गेस्ट टीचर्स के 900 से ज्यादा पद। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर जवानों ने रैतिक परेड का आयोजन किया है। कमांडेंट जनरल केवल खुराना के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन की झांकी भी शामिल रही। वहीं होमगार्ड जवानों ने कई तरह के करतब भी दिखाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं भी की है। साथ ही एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। सीएम धामी की घोषणाओं में उत्तराखंड राज्य के 10 जनपदों में 330 महिला होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती होनी है। उत्तराखंड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद की ड्यूटी, राज्य की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन ड्यूटी। रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 180 रुपए प्रतिदिन होम गार्ड भोजन भत्ता प्रदान किए जाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। तो जहां कम वहां हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। और आज धीरे धीरे जो होमगार्ड्स हमारा पूरा महकमा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज यहाँ पर उनके द्वारा किया गया। होमगार्ड्स का पूरे भारतवर्ष में रेजिंग डे है, होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस का। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, परेड का निरीक्षण किया और इसमें हमने उत्तराखंड होमगार्ड में पहली बार एक पहल ऐप का भी शुभारंभ किया है जो होमगार्ड्स की मेंटल हेल्थ के लिए है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको लोकार्पण किया है। साथ ही साथ जो उन्होंने 4 घोषणाएं भी की हैं, जिसमें 3 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, इनमें पूर्व से ही एक महिला प्लाटून है यहाँ पर, लेकिन बाकी की जो उत्तराखंड के 10 जनपद हैं उनमें महिला प्लाटून नहीं थी और जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है। चारधाम यात्रा में हुई मौतों को लेकर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने विभाग की पोल खोलते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान कई इक्विपमेंट्स और मैन पावर की कमी पाई गई थी, जिसकी वजह से लापरवाही हुई है। उन्होंने कहा कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से कई लोगों की जानें गई। वहीं इस मसले पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगले साल चारधाम यात्रा को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है और इसी महीने से तैयारियां शुरू भी होंगी। सीएम ने कहा कि अगले साल चारधाम यात्रा पहले से बेहतर तैयारियों के साथ शुरू की जाएगी। देखिए, पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। देखिए, जब हमने चारधाम यात्रा की समीक्षा की कि वहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहाँ पे क्या डेथ जो हो रही है किस वजह से हो रही है, तो ये पाया कि मैक्सिमम डेथ सभी कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही हैं। और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में चारधाम यात्रा के रूट में, बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से
ये डेथ्स हो रही हैं जो फर्स्ट ईयर हम दे सकते हैं। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही दिल्ली एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी जितने भी एग्जिट पोल राज्य में अलग अलग आ रहे हैं, चुनाव परिणाम उससे भी कहीं बेहतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। जितने एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून में 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। 8 और 9 दिसंबर को राष्ट्रपति देहरादून दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों में जुट गया है। 8 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और 9 दिसंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी और देहरादून में दून यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर फोर्स की तैनाती करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने का भी दावा किया गया है। राष्ट्रपति महोदया 8 तारीख को आएंगे, राजभवन में रुकेंगे और राजभवन में कुछ प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और नेक्स्ट डे LBNS मसूरी जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे डून यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम, उसके बाद फिर रिटर्न जा रहे हैं। तो ये 2 दिन के प्रोग्राम है। तो हमारा सुरक्षा व्यवस्था एडिक्वेटली डिप्लॉय कर दी है फोर्सेस का, और उसका कल रिहर्सल भी होगा, आज ब्रीफिंग भी होगा। वहीं हल्द्वानी का काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग पिछले 1 महीने से बंद है, लिहाजा 120 गांव का संपर्क भी टूटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भूस्खलन से बंद क्षेत्र में भी पहुंचे, जहां उन्होंने सांकेतिक उपवास भी दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे और जल्द से जल्द काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग को खोलने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस बीच वहां से गुजर रही बारात का दूल्हा भी कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कांग्रेस कार्यकाल में ही हुआ है और आज यहां की जनता का दुर्भाग्य देखिए कि 1 महीने से भूस्खलन की वजह से मार्ग बंद है। इस सड़क मार्ग से लगभग 90 गांव जुड़े हुए हैं और माध्यम यही मार्ग है, लेकिन पिछले महीने से ये सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है। जो बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, वो अपना उपचार नहीं करा पा रहे हैं। हमारी बहनें अस्पतालों में नहीं जा पा रही हैं। उत्तराखंड में नए साल से पहले धामी सरकार शिक्षा विभाग में रोजगार के द्वार खोलने जा रही है, जिससे कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की राह भी आसान हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि कई हजार पदों पर ये नियुक्तियां होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल से पहले प्रदेश की धामी सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोल रही है। हालांकि ये बात अलग है कि नियमित शिक्षकों के पदों को छोड़कर सरकार अब गेस्ट टीचर्स के पदों के जरिए बेरोजगार युवाओं को ये सौगात देने जा रही है। इसके तहत करीब 1000 पदों पर गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति के आदेश जारी हो चुकी हैं, तो जल्द बाकी 1300 पदों पर नियुक्ति के आदेश भी जारी होंगे। धामी सरकार के इस फैसले से करीब 2300 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। गेस्ट टीचर्स के अलावा शिक्षा विभाग में इन दिनों 900 से ज्यादा पदों पर BRCC, CRC की नियुक्ति का आदेश भी इसी महीने जारी होने वाला है, जिससे सीधे तौर पर प्रदेश के 900 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। जबकि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 4th क्लास के खाली पड़े 3000 पदों पर भी सरकार नए साल तक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी। मंत्री जी की अध्यक्षता में कई बार बैठक हुई और विमर्श हुआ। इसमें यह तय हुआ कि जो हमारे विज्ञान वर्ग के शिक्षक हैं या मैथ के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इनके जो पद रिक्त हैं उनमें अतिथि शिक्षकों की तैनाती किया जाए। देखिए, BRCC में भारत सरकार ने पैसा पहले से स्वीकृत किया हुआ है और उसको पहले चूँकि नियमित नियुक्तियाँ होती थी तो हम लोगों ने उसको आउटसोर्सिंग से करने का निर्णय लिया है और लगभग उसका अनुमोदन अलग अलग जो हमारे विभाग हैं उनसे उनको मिल चुका है। तो उसका भी उम्मीद है कि इसी महीने उसका 7वां डेट निर्धारित हो जाएगा। फिर हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से BRCC की तैनाती कर पाएंगे। बहरहाल उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा मौका है जब वो नए साल के मौके पर शिक्षा विभाग में रोजगार पा सकते हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट।
अंकिता मर्डर केस में तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने के एसआईटी के बयान के बाद कांग्रेस इसे विपक्ष के दबाव का असर बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अंकिता मर्डर केस में वीआईपी शख्स का नाम उजागर करने के लिए सरकार को सड़क से सदन तक घेरा है। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के दबाव का ही असर है कि वीआईपी शख्स का नाम उजागर करने के लिए अब आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शुरुआत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस बेकार ही राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता मर्डर केस में आरोपियों का नार्को टेस्ट जरूरी लगा, इसलिए अब नार्को टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद सभी के सामने सच्चाई भी आ जाएगी। सरकार के अंदर कितना बड़ा विरोधाभास चल रहा है इस बात से परिलक्षित होता है कि अभी जो 2 दिवसीय विधानसभा सत्र चला उसके अंदर काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वीआईपी कोई है ही नहीं। आप सोचिए, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर उन्होंने झूठ बोला और अब डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि नार्को टेस्ट होगा, वीआईपी का नाम उजागर करवाने की कोशिश की जाएगी। वहीं कहीं ना कहीं चार्जशीट कुछ ही दिनों में दाखिल होगी, ऐसा उनका कहना है। मुझे लगता है कि लगातार विपक्षी दल और ख़ास करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो फ्रंट फुट पर आकर सरकार को अंकिता हत्याकांड में घेरा है, उसका ही कहीं नतीजा है कि सरकार को मजबूरन अब नार्को टेस्ट भी कराना पड़ा। देखिए, इस केस के अंदर जो जांच एजेंसियां जांच कर रही है, उनको जब जब आवश्यकता पड़ती है कि उनको जांच में क्या चीज़ सहायता कर सकती है दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए, वो तब तक वो कदम उठाती हैं। और डे 1 से हमारी सरकार ने, जिस दिन से पुलिस इस पर जांच कर रही है, जिस दिन से पुलिस ने इस का खुलासा किया और अभियुक्तों को जेल भेजा, उस दिन से डे 1 से माननीय मुख्यमंत्री जी भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआ के प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने डेयरी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित दुग्ध व डेयरी विकास कार्यों की जानकारी भी ली। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत दुग्ध का अत्याधुनिक प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जिसमें पहली किस्त के रूप में धनराशि भी मिल चुकी है, जिसका कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 61 करोड़ 74 लाख रुपए, लगभग 62 करोड़ ही इसको मानिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत यहाँ पर कम से कम 1.5 लाख लीटर की कैपेसिटी का जो दुग्ध संका प्लांट इत्यादि जो सारी चीज़ें होती हैं उसको बनाने के लिए स्वीकृति दी है और धनराशि उपलब्ध हो गई है। तो कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, क्योंकि बार बार धनराशि नहीं मिलती है। केंद्र सरकार बार बार हर जगह पर हमको जो हमारी अपेक्षाएं हैं उससे बढ़कर सहायता कर रही है। रुड़की के भगवानपुर में जहरीली जंगली फलियां खाने से बीमार हुए चौथे बच्चे ने आज दम तोड़ दिया है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती बच्चे ने आखिरी सांस ली है। एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि बुग्गावाला क्षेत्र के जंगल में रहने वाले 2 सगे भाइयों के 4 बच्चों ने शुक्रवार शाम को जंगली जहरीली फली खा ली थी। तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 बच्चों ने उसी वक्त दम तोड़ दिया था, जबकि तीसरे बच्चे की अगले दिन मौत हो गई थी और आज चौथे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। 4 बच्चों की मौत के बाद समूचे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने सर्दियों में विशेष ध्यान रखते हुए जरूरतमंद लोगों तक कपड़े पहुंचाने के लिए एक खास पहल शुरू करने जा रही है, जिसका नाम रखा है इस सर्दी लाए बदलाव। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि सर्दियों के मौसम में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पहल की जा रही है। उन्होंने जनमानस से अनुरोध किया है कि जिनके पास ज्यादा गर्म कपड़े हैं और जो उनके इस्तेमाल के नहीं है, वो स्मार्ट सिटी की बस में रखे हुए बॉक्स में वो कपड़े रख सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-180-2525 पर कॉल करेंगे तो वो टीम घर पहुंचकर भी कपड़े इकट्ठा कर सकती है।
ये एक हमने छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न आ गया है और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गर्म कपड़े नहीं मिल पाते हैं। तो जिनके भी घर में एक्स्ट्रा जो गर्म कपड़े हैं जिनका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, लोग दान कर सकते हैं। हमने अपनी इलेक्ट्रिक बसेस में बॉक्सेस रखवाए हैं और अगर कोई हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल करता है तो भी हम उसे कलेक्ट करवा के और जो हमारा कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे पहुँचवा के उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे ज़रूरतमंद लोगों को। इसके साथ ही देहरादून में 2 साल पहले राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 2 भवनों को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो कि अब 90% पूरा हो चुका है। लेकिन अब एसपी ट्रैफिक का मानना है कि ये ओवर ब्रिज अवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है और इसका स्ट्रक्चर यातायात प्रबंधन में बाधा बना हुआ है। एसपी ट्रैफिक का यह भी कहना है कि इसका पिलर गोल होना चाहिए था, जबकि इसे चौकोर बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। इसके लिए पिछले 6 महीने पहले उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति को पत्र भी भेजा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। बात की जाए उस पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग की, वो बहुत ही ज़रूरी है। हॉस्पिटल की 2 बिल्डिंगें वो कनेक्ट करता है। हालांकि वो उसको डिज़ाइनिंग और अच्छी तरीके से कर सकते थे। जो अगर वो विदाउट पिलर बन जाता तो और अच्छा होता। अगर पिलर के साथ बनना था तो नीचे जो ग्राउंड पे जो शेप है उसकी रोटरी के शेप में होनी चाहिए थी। उसको एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जा रहा है, जिससे वाहन जो वहाँ से जा रहे हैं वो सामने का वाहन देख नहीं पा रहा। आए दिन छोटे छोटे हादसे भी वहाँ पे हो रहे हैं। तो हमने सड़क सुरक्षा समिति से पत्राचार किया था कि इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट हो और इसमें जो भी डिज़ाइन चेंज करने हो वो किए जाए। वहीं नैनीताल पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी पंकज भट्ट ने लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए तस्करों का खुलासा किया है। पुलिस द्वारा तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें एक ऑल्टो कार में से 103 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर तस्करी कर रहे पिता और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड में पता चला है कि पहले भी दोनों जेल जा चुके हैं। स्मैक की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बनपुलपुरा थाना क्षेत्र में बनपुलपुरा पुलिस और एसओजी के द्वारा एक कंबाइंड अभियान चलाया गया। इसमें लगातार हमें सूचना मिल रही थी। जो पूर्व में बरेली से जो नेटवर्क ट्रेस किया था उसका जो पॉइंट था उसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे थे। तो इसमें एक सफलता प्राप्त हुई। एक अल्टो कार में 2 लोग हमें पकड़ में आए, जिसमें साकिर हुसैन और साहिब हुसैन दोनों पिता पुत्र हैं। इनसे टोटल 103 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 7 महीने की गर्भवती महिला और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। अस्पताल से स्टाफ और डॉक्टर फरार बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को ओवरडोज देने से उन दोनों की मौत हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामले को शांत कराया। क्या कहूँ, मेरे बच्चे यतीम कर दिए इन्होंने। मैं क्या कहूँ नो बताओ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मेरे बच्चे छोटे छोटे यतीम कर दिए। इनके बस ही नहीं थे तो मने कर देते, भाई अपने को ले जाओ। मैं भीख मांग को अपने ऊपर पैसे लगा देता है जी। मुझे बताओ मैं क्या कह दूँ। जब मैं 3 बजे तक इन्हें पूछता थारे बस का है तो भाई बता दो, नहीं तो मैं ले जा रहा अपनी कहीं और। इन दिनों देहरादून में कमर्शियल वाहनों को प्राइवेट वाहनों में बदलने की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और अब डीजल कमर्शियल वाहनों के मालिक अपने वाहनों को बड़ी तादाद में निजी वाहनों में बदल रही है। एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून में 10 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों पर जैसे ही प्रतिबंध लगने का फरमान जारी हुआ, वैसे ही आरटीओ में कमर्शियल वाहनों को प्राइवेट वाहनों में बदलने की प्रक्रिया जोरों पर देखने को मिल रही है। ऐसा मेरे पास कोई विशेष सूचना तो नहीं है, पर ये बात सुनिश्चित है कि जो गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं डीजल की गाड़ियां और जिनका कि क्या कहते हैं जिनसे प्रदूषण का बहुत खतरा बना हुआ है, वो गाड़ियां कन्वर्ट होने का प्रयास कर रही हैं और साथ में वो सरेंडर भी कर रहे हैं लोग। वही चंपावत के लोहाघाट में उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तरफ से लिखी गई दवाइयां मरीजों को पूरी नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने नाराजगी भी जाहिर की है। इस बात का खुलासा अस्पताल के निरीक्षण के दौरान हुआ। दरअसल विधायक खुशहाल सिंह अचानक उप जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां चीफ फार्मासिस्ट कक्ष बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। विधायक ने कहा कि लंबे वक्त से उन्हें इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने निरीक्षण के दौरान लोगों की शिकायतों को सही भी पाया। विधायक खुशहाल सिंह ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि लोगों को सभी दवाइयां मुहैया कराई जाए। तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने निरीक्षण किया तो पूरे ताले लटके हैं। मैंने एसडीएम साहिबा को बुलाया, उनने खुद देखा कि पूरे ताले लटके हैं। उसके बाद
मैं जब उनसे कह रहा हूँ स्टोर वालों से कि भाई आप क्यों इनको 5 दिन की दवा नहीं दे रहे हो, अगर दवा ही नहीं है। अरे भाई दवा नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। आप जितने दिन तक आपकी दवा है, जो डॉक्टर कह रहा है डॉक्टर के अनुसार से उसको दें। जिस दिन दवा नहीं होगी डॉक्टर खुद ही लिख के नहीं देगा, वो शिकायत आएगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। दवा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, ये आपकी नहीं है। ये किसी के घर का कार्य नहीं हो रहा है। इतने दूर से लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं पेशेंट, तो उनकी व्यवस्था ही ठीक नहीं हो पाए तो क्या होगा इससे। वहीं लोहाघाट में सड़क निर्माण कार्य को लेकर एनएच के खिलाफ व्यापारियों के साथ पालिका अध्यक्ष भी धरने पर बैठे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एनएच अधिकारी द्वारा स्टेशन बाजार की सड़क में डामरीकरण और नाली सुधारीकरण कार्य करने का कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ, जिस कारण व्यापारी और राहगीर वाहनों को उड़ने वाली धूल से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। 2 वर्षों से लगातार एनएच विभाग से पत्राचार और मौखिक रूप से टेलीफोन रूप से भी कहने के बाद भी एनएच विभाग सोया हुआ है। तो जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, भाई लोग हैं, और मातृशक्ति जो आवासीय मकानों में रहती है, दिन में 1 बजे बाद की धूल उठती है यहाँ, और राहगीर भी काफ़ी परेशान रहते हैं। इसको देखते हुए हमने इनको पहले ही चेताया था कि अगर आपने तुरंत ही डामरीकरण शुरू नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एनएच की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था और ये लंबे समय से बना हुआ था। इसके संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा भी एनएच के अधिकारियों से वार्ता की गई थी, परंतु कुछ कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। आज एनएच के द्वारा लिखित में आश्वासन दे दिया गया है, कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया कि जो भी कार्य हो वो आप लोग के पर्यवेक्षण में हो, ठेकेदारों के भरोसे काम ना छोड़ा जाए। वहीं हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रबंधकों के साथ बैठक की है। साथ ही समाज में बढ़ते नशे को लेकर छात्रों के अलावा उनके परिजनों को भी जागरूकता अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि स्कूलों के बाहर अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए और सुरक्षा गार्ड तैनात करने के साथ ही बस के चालक और परिचालकों के भी सत्यापन किए जाए। जितने स्कूल हैं हल्द्वानी और लाल कुआं के, इनके प्रिंसिपल की एक मीटिंग हुई थी, जिससे इसमें ये बात निकल के आई कि पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और आगे हम इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स की भी इसमें मीटिंग लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर देखा जाए नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसमें सोशल अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है, जिसको लेकर डीएम साहब ने भी एक टीम बनाई है जो स्कूलों में जा करके सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ नैनीताल और प्रोविजन अधिकारी, ये तीनों जा करके अवेयरनेस कैंपेन भी साथ में चलाए। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी की जवानों को बड़ी सौगात। 330 महिला होमगार्ड्स के पदों पर जल्द होगी भर्ती। भोजन भत्ता समेत कई घोषणाओं का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स की होगी तैनाती। प्रशासन का पुख्ता इंतजाम होने का दावा। जंगली जहरीली फली खाने से अस्पताल में भर्ती चौथे बच्चे ने भी तोड़ा दम। परिवार में मचा कोहराम। भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र में पसरा सन्नाटा। हल्द्वानी के काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग की मरम्मत के लिए नेता प्रतिपक्ष के साथ धरने पर बैठा दुल्हा। पिछले 1 महीने से बंद पड़े मार्ग को जल्द खोलने की मांग। और नए साल से पहले धामी सरकार का प्रदेश के बेरोजगारों को तोहफा। जल्द भरे जाएंगे गेस्ट टीचर्स के 900 से ज्यादा पद। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश।